अब कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पॉलिनेशन मैंने आपको बताया, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, तो पोलन्स जो कि एंथर्स में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, क्लियर? ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इट इज नोन एज द पॉलिनेशन। ठीक है, ये पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट, आपको याद रखना है, ये जो पोलन्स होते हैं दे लैंड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, आइए अब वापस अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। तो अपने जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो मेल और जो फीमेल गैमीट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन, ओके, एंड द एम्ब्रियो सैक। तो जो पोलन होता है आपको पता है, इट इज रिलीज इन द टू सेल स्टेज या थ्री सेल स्टेज। अब जो टू सेल स्टेज होती है पोलन की, उसमें दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये आपका होता है पोलन ट्यूब इन टू सेल स्टेज। तो आपका ये हो गया वेजिटेटिव सेल और ये हो गया आपका जनरेटिव सेल। जो बड़ा सेल होता है उसको जनरेट वेजिटेटिव सेल कहते हैं, छोटे सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब जो जनरेटिव सेल होता है, इट फर्दर गिव राइज टू दी टू गैमीट्स। जनरेटिव सेल आपका दो मेल गैमीट्स बनाता है। तो हम कह सकते हैं मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी पोलन ग्रेन्स, और जो फीमेल गैमीट होता है जिसको हम बोलते हैं एग, तो फीमेल गैमीट इज नोन एज द एग और द ओवम। दिस इज प्रोड्यूस्ड विद इन द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था एम्ब्रियो सैक में कौन कौन से सेल होते हैं, उसमें 7 सेल्स होते हैं और उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है एम्ब्रियो सैक का, वहां पे एग एपरेटस वहां पे प्रेजेंट होता है, और उस एग एपरेटस में किस किस प्रकार के सेल्स होते हैं, एक एग सेल होता है और दो साइनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, तो द फीमेल गैमीट विच इज नोन एज द एग इज प्रोड्यूस्ड विद इन द एम्ब्रियो सैक। अब एज बोथ टाइप्स ऑफ द गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, ये जो दोनों गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल, ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर दिस पॉलिनेशन। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, दो गैमीट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, तो इस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स इज दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब जो मेल और जो फीमेल गैमीट्स हैं ये दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो हाउ इज दिस अचीव्ड, हाउ दी टू गैमीट्स दे मीट ईच अदर, ये दोनों गैमीट्स मिलते कैसे हैं, या इन दोनों गैमीट्स की फ्यूजन कैसे होती है, तो ये पॉलिनेशन के द्वारा अचीव होता है। सो दिस ऑब्जेक्टिव इज अचीव थ्रू दी प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स which are shed from the anther to the stigma of the pistil, this is known as the pollination. ठीक है, now flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. तो बहुत सारी adaptations है flowering plants में। ठीक है, to achieve the pollination of flowering plants, ये flower produce करते हैं। अभी तो flowers होते हैं आपने देखा होगा ये अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, इन flowers में कुछ odor भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो ये नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, तो ये सब चीजें जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी अडेप्टेशंस हैं जैसे कि कुछ फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर, और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ओपन रहते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लाज्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो दोनों मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट्स क्या हो गए आपके, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, हेलो एवरीवन, नाउ कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स। एक्सटर्नल एजेंट किस किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो ये जो एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं
या तो वो बायोटिक हो सकते हैं या वो एबायोटिक होते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला हो गया आपका बायोटिक एजेंट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके जैसे इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। फिर आपके एनिमल्स, एनिमल्स भी पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। फिर एबायोटिक कैसे हो गए, जैसे आपका विंड हो गया, विंड कैन ऑल्सो कैरी द पोलन्स। इसके अलावा वाटर हो गया, ठीक है। अब इंसेक्ट से जब पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, ठीक है। अब एनिमल्स से जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं जूफिली। विंड से जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। और वाटर से जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो ये सारे आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। एनिमल्स में आपके किस किस प्रकार के एनिमल्स आ सकते हैं, बैट्स, जैसे कि बैट्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। आपके कुछ रेप्टाइल्स होते हैं वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब बैट्स से जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, कायरेप्टेरोफिली, ठीक है। और आपके इंसेक्ट्स कैसे हो गए, जैसे हनी बीज हो गई, ठीक है, ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये सारे आते हैं आपके बायोटिक में, जो कि आपके लिविंग है। जो लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो आपके सारे बायोटिक हो गए, तो ये भी आप लिख सकते हैं। जो कि आपके लिविंग एजेंट्स हैं वो आ गए आपके बायोटिक में। और जो नॉन लिविंग जैसे विंड और वाटर वो हो गए आपके एबायोटिक, ठीक है, जैसे कि विंड और वाटर, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं हम। नाउ what are the kind of pollination? So depending on the source of the pollen, pollination can be divided into three types. So तीन प्रकार की pollination होती है, इसके बारे में हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली होती है ऑटोगेमी, ठीक है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की पॉलिनेशन में द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो इसका मतलब ऑटोगेमी को आप सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और यहां पे क्या हो रहा है, द पोलन ग्रेन्स, ओके, विच आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। तो हमने पहले ये पढ़ा था कि एंथर में दो लोब्स होते हैं और हर एक लोब में, ठीक है, दो पोलन सेक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो दो लोब्स हो गए, हर एक लोब में दो पोलन सैक मौजूद होते हैं। और टोटल आपके कितने हो गए, चार पोलन सैक्स, ठीक है, यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट्स। पोलन सैक्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इन पोलन सैक्स में आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो आपका अगर ये एंथर है, एंथर इज बायलोब्ड, ये बायलोब्ड एंथर है क्योंकि इसमें दो लोब्स प्रेजेंट हैं, ओके। आप देख सकते हैं हर एक लोब में दो पोलन सैक्स मौजूद होते हैं। इसको बोलते हैं हम डाइथीकस कंडीशन। डाइथीकस का मतलब क्या होता है, हर एक लोब में इज डिवाइडेड इनटू टू, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू टू। तो ये हो गए आपके लोब्स, ये हो गया आपका पोलन सैक, ठीक है। अब पोलन सैक्स के अंदर आपके बनते हैं पोलन्स, एंड आफ्टर द डाइसेंस ऑफ द एंथर, ठीक है। पोलन ग्रेन कब रिलीज होते हैं, आफ्टर द डाइसेंस ऑफ द एंथर। देन द पोलन, if they get transferred to the stigma of the same flower, then it is known as self pollination or autogamy, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है, सेम फ्लावर, ठीक है। नाउ
जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो ज्यादातर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट इज प्रोमिनेंट इन दी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या हो रहा है, बोथ मेल एंड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, पर कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी होते हैं प्लांट्स में विच प्रिवेंट्स दिस सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, आप बोल सकते हैं बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ओके, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, यानी कि उसमें पिस्टल भी प्रेजेंट होगा और स्टेमन्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नाउ क्लियर। तो ये हो गया आपका ऑटोगैमी। तो ये आपकी एक इमेज आपको यहाँ पे दिखा रही है ऑटोगैमी, वेयर दी pollens are transferred from the anther to the stigma of the same flower. ठीक है, आइए आगे चलते हैं। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर फ्लावर्स ओपन है, ठीक है, इन केस ऑफ ओपन फ्लावर्स, तो व्हाट विल हैपन हियर, अगर फ्लावर्स ओपन है देन दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर एक्सपोज्ड। ठीक है, दिस एक्सपोजेस द एंथर। ठीक है, बिकॉज फ्लावर्स यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर एक्सपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इसकी वजह से आपका दिस विल प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड इट विल प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। इट विल प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट विल प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। सो ओपन फ्लावर में एज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर exposed to the external environment, okay, so the self pollination is, you can say, is quite rare and cross pollination is promoted. Okay, but the cross pollination is promoted, so obviously what will happen, the anther, it can escape from the pollen grains, they can land on the stigma of the another flower because they are exposed. Now, autogamy in such flowers requires synchrony in the pollen release and the stigma receptivity, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that self-pollination can occur. So these are the conditions that are required for the self-pollination. ठीक है, आपकी पहली कंडीशन क्या हो गई, तो आइए अब हम बात करते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या बोल सकते हैं इसको ऑटोगैमी। ठीक है, अब पहली कंडीशन हो गई, देयर शुड बी अ सिंक्रोनी इन द मैच्योरेशन ऑफ द एंथर एज वेल एज द स्टिग्मा। तो यही था पहला, सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, क्लियर। तो सिंक्रोनी किसके बीच में होनी चाहिए, एंथर मैच्योरेशन। ठीक है, एंथर मैच्योरेशन, तो एंथर जब मैच्योर होगा देन इट विल रिलीज द पोलन्स। ओके, so the pollen release or the release of the pollen should be in synchrony with the stigma receptivity. ठीक है, दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए, both the reproductive structures which, okay, the anthers as well as the stigma, they should mature at the same time. ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा,
पोलन तो आपके रिलीज होंगे पर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, तो वहां पे पोलन जर्मिनेट नहीं करेंगे। या तो दूसरी कंडीशन होती है जहाँ पे आपके स्टिग्मा तो रिसेप्टिव है पर पोलन रिलीज नहीं हुआ, ठीक है, तो इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हमें प्रमोट करनी है तो पोलन रिलीज शुड बी इन सिंक्रोनी विद द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दी एंथर एंड दी, या पिस्टल लिख सकते हैं या स्टिग्मा भी लिख सकते हैं, दे बोथ शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। दे शुड मैच्योर एट द सेम टाइम, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगी। देन ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इफ द एंथर एंड द स्टिग्मा दे मैच्योर एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा है आपका, ठीक है, ऑल्सो द एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। तो दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, देन ओनली सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस और द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन विल बी मोर। ठीक है, तो बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो बोथ द reproductive structures should be present close to each other। ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो दो कंडीशंस क्या थी हम समराइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन या थी, दे शुड बी अ सिंक्रोनी बिटवीन दी पोलन रिलीज एंड दी स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी कि तो दोनों जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं मेल एज वेल एज फीमेल दे शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। और दूसरी आपकी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्टेमन्स एज वेल एज पिस्टल दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, बोथ दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मेल और फीमेल दे आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो काफी क्लोज है, दे लाई क्लोज टू ईच अदर एंड दिस विल प्रमोट दी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ सम प्लांट सच एज वायोला, जिसको हम कॉमन नेम क्या है वायोला का, पैंसी, ठीक है, ऑक्सैलिस एंड कॉमलाइना, दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ फ्लावर। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे वायला, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमलाइना, ये सारे प्लांट्स दो प्रकार के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। पहले होते हैं आपके कैस्बोगैमस फ्लावर और दूसरे होते हैं आपके क्लाइस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स आपके कौन से होते हैं, तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं दे रिमेन ओपन, इनमें फ्लावर्स जो होते हैं दे रिमेन ओपन, तो ओपन फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन कैस्मोगैमस। ठीक है, क्लाइस्टोगैमस में क्या होते हैं, द फ्लावर्स दे डू नॉट ओपन मींस द फ्लावर दे रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, तो क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, विच हैव क्लोज्ड फ्लावर्स। ठीक है, नाउ कैस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ द अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड द स्टिग्मा। तो अगर फ्लावर्स ओपन होंगे देन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विल बी एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वही इन्होंने लिखा है कि एंथर्स एंड द स्टिग्मा दे आर एक्सपोज्ड टू द environment and this will promote cross pollination। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन विल बी मोर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ओके, विल बी मोर। whereas in Cleistogamous flower because they are closed flowers and the reproductive structures जो इसमें है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं होते, तो इसमें किस प्रकार की पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगी क्योंकि जो दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर और फ्लावर्स हमेशा क्लोज रहते हैं, तो द एंथर्स फ्रॉम एनी अदर फ्लावर कैनॉट लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर बिकॉज दे आर क्लोज्ड। ठीक है, ये बंद होते हैं तभी जो पोलन्स हैं वो किसी दूसरे प्लांट से या दूसरे फ्लावर से, ठीक है,
इन फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट विल प्रमोट दी सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये भी एक तरह का सर्वाइवल स्ट्रेटजी है क्लैस्ट्रोगेमस कंडीशन। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक प्लांट है जिसमें कैस्मोगेमस फ्लावर भी प्रेजेंट है और ये क्लाइस्ट्रोगेमस फ्लावर भी इसमें प्रेजेंट है। द क्लाइस्ट्रोगेमस फ्लावर्स आप देख सकते हैं, दीज आर क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है, और कैस्मोगेमस फ्लावर है आप देख सकते हैं ये ओपन है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, जो क्लाइस्ट्रोगेमस फ्लावर, ठीक है, क्लाइस्ट्रोगेमस फ्लावर के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंथर्स और स्टिग्मा दे लाई क्लोज टू ईच अदर and the flowers are closed. Now, when the anther dies in the flower bud, the pollen grains come in contact with the stigma to effect the pollination. तो यहाँ पे जो flowers है closed है, ठीक है, जिसकी वजह से the pollens will be released from the anther and they will land on the stigma of the same flower. ठीक है, the clastogamous flowers are invariably autogamous and there is no chance of cross pollen landing on the stigma. ठीक है, तो क्लैस्टोगेमस फ्लावर दे विल शो सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी शो करेंगे ये। ऑटोगेमस मींस ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एंड देयर इज नो चांस दैट क्रॉस पोलन, मतलब किसी और स्पीशीज का पोलन या किसी और प्लांट से पोलन, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलन। सो देयर इज नो चांस हियर ऑफ एनी अदर पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस क्लैस्टोगेमस फ्लावर बिकॉज द फ्लावर्स आर क्लोज्ड। नाउ अभी क्लैस्ट्रोगेमस जो ये कंडीशन है, इसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है कि किसी किसी इन्वायरमेंट में पॉलिनेटिंग एजेंट्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर एब्सेंट इन सर्टन इन्वायरमेंट, इन सर्टन कंडीशंस। तब उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन तो चाहिए प्लांट को टू प्रोड्यूस द सीड्स एंड द फ्रूट। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही आपका ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी आपका फ्रूट पे कन्वर्ट होता है। तो पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट्स, कभी कभार वो एब्सेंट होते हैं तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो एक प्रकार की ये अडेप्टेशन है क्लैस्ट्रोगेमस कंडीशन जो होती है। तो इसमें फ्लावर्स क्लोज रहते हैं, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन सीड सेट कैन बी डन। सो वही लिखा है यहाँ पे, क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर दे प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स, और यू कैन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी हो गई। दिस इज अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी। ठीक है, नाउ डू यू थिंक दिस क्लैस्ट्रोगेमी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट? क्या ये एडवांटेज इसके कुछ होते हैं या इसके सारे डिसएडवांटेजेस ही हैं? तो क्लैस्ट्रोगेमस के एडवांटेजेस हमने देखा था। इसकी एडवांटेज क्या थी कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स प्रेजेंट नहीं है फिर भी सीड सेट कैन टेक प्लेस। ठीक है, so clastrogamy, where a plant self-pollinate within the closed flowers, it can be advantageous because it ensures the reproductive success even without the external pollinator. ठीक है, so it ensures the seed set. Seed set आपको कब होगा? When there will be ensured reproductive success. ठीक है, now this is particularly useful in challenging environments or when pollinators are scarce. However, it may limit the genetic diversity compared to the cross-pollination, potentially reducing the adaptability to the changing environment. So ये हो गई इसकी disadvantage. तो ये हो गई इसकी advantage. ठीक है, कि इसमें seed set हो सकता है without the need of the external pollinators, और ये हो गया इसका disadvantage. इसका disadvantage ये हो गया कि यहाँ पे कोई भी आपकी जेनेटिक मिक्सिंग, कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है जीन्स की यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपके जो पोलन्स हैं वो जो एंथर है, फ्रॉम दैट दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो उस फ्लावर का भी जेनेटिक मेकअप है वो सेम होता है। सो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द जेनेटिक और द जीन्स। ठीक है, तो दिस में लिमिट द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड विल प्रमोट द इनब्रीडिंग। ठीक है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन भी आप लिख सकते हैं ये, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइस्टोगेमी, या आप लिख सकते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, या सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी आप कह सकते हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, देयर विल बी नो जेनेटिक डाइवर्सिटी because genetic makeup of the anther as well as the stigma it is same, so there will be no genetic diversity. अगर genetic diversity नहीं होगी then it will lead to inbreeding depression. It will lead to the inbreeding depression. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपका, उसको आप इनब्रीडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, कोई भी आपको वेरिएबिलिटी भी नहीं मिलेगी, नो जेनेटिक डाइवर्सिटी या नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी, देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ द जीन्स, देन इट विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, क्लियर। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइस्टोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन. So here you can see this will limit the genetic diversity compared to the cross pollination, potential reducing the adaptability to the changing environment. तो अगर genetic diversity या variability नहीं है, then it will lead to reduced adaptability to the changing environment. क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम जो है वो काफी डाइवर्स है, तो क्या होगा, इट विल हेल्प इट टू एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो देयर विल बी रिड्यूस्ड adaptability to the changing environment. ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब दूसरे प्रकार की पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं निटोनोगैमी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, इसको बोलते हैं निटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी में क्या फर्क है, इसमें एक ही फर्क है, द पोलन्स, ठीक है। ऑटोगैमी में क्या होता है, पोलन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, हियर द पोलन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर में, ठीक है। तो अनदर फ्लावर, बट दिस फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, वो सेम प्लांट पर ही प्रेजेंट है, यानी कि उसका जेनेटिक मेकअप सेम होगा, ठीक है। इफ यू हैव द सेम जेनेटिक मेकअप, ठीक है। नाउ ऑल्दो निटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है आपका, यू नीड एन एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट। तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है निटोनोगैमी, पर जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पोलन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट ओनली, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज ओके फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स, ठीक है। तो फंक्शनली इट इज सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन में यही होता है, यू रिक्वायर एन एक्सटर्नल एजेंट टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स, आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए। पर जेनेटिकली ये ऑटोगैमी जैसा ही होता है, क्योंकि जेनेटिक मेकअप ऑफ जेनेटिक मेकअप विल बी सेम बिकॉज द पोलन्स आर ट्रांसफर टू द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट ओनली, ठीक है। अब तीसरा होता है आपका जीनोगैमी। तो जीनोगैमी क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे पोलन्स का आपका ट्रांसफर हो रहा है
ठीक है, फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, यहाँ प्लांट ही डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर। तो ये इमेज है, तो ये आपका है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर में यू कैन सी जीनोगेमीज, सनफ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होती है, जीनोगेमी होती है। ठीक है, नाउ दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच during pollination brings genetically different type of pollens to the stigma। ठीक है, तो जीनोगेमी में क्या हो रहा है, it brings together the genetically different types of pollen grains to the stigma। अलग अलग प्रकार के जो पोलन्स होते हैं they will land on the stigma। इसका मतलब यही है, brings genetically different type of pollens to the stigma। Clear? So this will promote the genetic variation। ओके, तो इसकी वजह से आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होगा वो कम होगा, एंड इट विल प्रमोट द जेनेटिक वेरिएशन विच विल हेल्प द प्लांट टू ओके अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ना प्लांट यूज टू एबायोटिक, जैसे कि विंड और वाटर, मैंने आपको पहले ही बताया, विंड और वाटर जो होता है दे आर एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। फिर आपके बायोटिक एजेंट्स होते हैं जो होते हैं आपके एनिमल्स। ठीक है, हमने देखा था इंसेक्ट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं। इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, एनिमल से होती है उसको बोलते हैं जूफिली, विंड से होती है उसको एनेमोफिली बोलते हैं, और वाटर से जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिली। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट दे यूज द बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट दे यूज बायोटिक एजेंट्स। Only a small proportion of the plant used abiotic agents such as wind and water. Now, pollen grains come in contact with the stigma is a chance factor in both wind as well as the water pollination। तो जो ये वाटर पॉलिनेशन है, ठीक है, और जो विंड पॉलिनेशन है, इट इज द नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, इसको हम नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं पॉलिनेशन। दिस इज द नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन। ठीक है, तो जब विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, विंड कैन रैंडमली इट कैन डिस्पर्स द पोलन। विंड की किसी भी डायरेक्शन में चलती है एंड इट कैन डिस्पर्स, और वाटर ऑल्सो, ठीक है, पानी भी, इट कैन डिस्पर्स द पोलन इन रैंडम डायरेक्शन। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन। तभी इसको हम नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, हाय स्टूडेंट विकी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो। ठीक है, क्लियर। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट दे यूज बायोटिक एजेंट्स, बट फ्यू प्लांट दे यूज एबायोटिक एजेंट्स ऑल्सो। Now, to compensate this uncertainties and associated loss of the pollen grains, the flower produce enormous amount of the pollens when compared to the number of ovules available for the pollination। ठीक है, अब पोलन्स को ट्रेवल करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंसेस, दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, और आपने देखा विंड से और जो वाटर से जो पॉलिनेशन होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, रैंडमली पोलन्स डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इसकी वजह से प्लांट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में उनको पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पाते हैं। तो अमाउंट, अगर अमाउंट ज्यादा होगा पोलन्स का, तो देर विल बी मोर चांसेस, ठीक है, टू रीच द स्टिग्मा। ओके, दैट्स व्हाई अनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जितना ज्यादा नंबर होगा पोलन्स का, उतने चांसेस होंगे पॉलिनेशन के और टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, उसके चांसेस ज्यादा होंगे। नाउ, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेटर्स। तो अगर हम एबायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में बात करें, उसमें भी pollination by wind is quite common as compared to the water pollination। ठीक है, now wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in by the wind currents। तो wind से जो pollination होती है उसके लिए एक requirement चाहिए होती है, तो जो pollens होंगे वो pollens काफी आपके लाइट वेट के होने चाहिए। ठीक है, दे शुड बी ऑफ लाइट वेट एंड दे शुड बी नॉन स्टिकी। ठीक है, ठीक है, दैट then only the pollens will be transported by the wind। ठीक है, नाउ वो प्लांट जिस पे विंड पॉलिनेशन होती है, तो दे पोजेसेस वेल एक्सपोज स्टेमन्स।
so that the pollens are easily dispersed into the wind currents and large open feathery stigma is present to easily trap the airborne pollen grains. ठीक है, so these are the conditions which are required, okay, for the pollination to be done by wind. तो wind से जो pollination होती है उसकी requirement क्या क्या होती है? तो पोलन आपका काफी लाइट होना चाहिए, ठीक है, पोलन नॉन स्टिकी होना चाहिए, और उसमें जो स्टेमन्स होते हैं विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दे शुड बी वेल एक्सपोज्ड, ठीक है, तभी द पोलन्स विल बी कैरिड बाय द विंड करंट, ठीक है। इसके अलावा जो स्टिग्मा होना चाहिए, ठीक है, स्टिग्मा शुड बी काफी लॉन्ग लार्ज एंड इट शुड बी फेदरी। अब फेदरी क्यों होना चाहिए? टू ट्रैप द एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फेदर्स, ठीक है, इस फेदर्स की मदद से ये जो एयर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको ये ट्रैप कर लेता है। तो ये आपको इमेज, ठीक है, फिगर 1.10 आपको ये इमेज यहाँ पे क्या दिखा रही है? ये आपको दिखा रही है, ठीक है, जो स्टेमन्स हैं दीज आर वेल एक्सपोज्ड एंड इट इज आल्सो शोइंग हियर दी स्टिग्मा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द स्टेमन्स आर क्वाइट वेल एक्सपोज्ड, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो पिछली इमेज भी आपको दिखाई थी, वहां पे आपने देखा था इन्फ्लोरेसेंस वाज क्वाइट पैक्ड। तो पिछली इमेज में आपने देखा था द एंथर्स वर क्वाइट एक्सपोज्ड एंड इट हैड क्वाइट पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो ये भी कंडीशंस होती है फॉर विंड पॉलिनेशन। यहाँ पे आपका सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा विद इन ईच ओवरी, तो यूजुअली सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है, बट कुछ कुछ कंडीशंस में मोर देन वन ओव्यूल कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस इसकी कैसी होगी? न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, उदाहरण के तौर पे जो कॉर्न का कॉब होता है उसको हम बोलते हैं टेसल, तो टेसल इज द मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है एंड टेसल प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो we have the example of the corn cob. The tassel you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap the pollen grains, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों आपके स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, मींस दे आर पार्ट ऑफ द गाइनोशियम। तो गाइनोशियम आपको पता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिस्टल, तो पिस्टल के क्या पार्ट्स होते हैं? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। नाउ विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, जो विंड पॉलिनेशन होती है वो ज्यादातर आपके ग्रासेस में, ठीक है, काफी प्रोमिनेंट है। ग्रासेस आपके क्या होते हैं? ये सारे आपके हो गए मोनोकॉट्स, ठीक है। नाउ पॉलिनेशन बाय विंड वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स, तो ज्यादातर मोनोकॉट्स में आपकी क्या होती है? पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं विच आर नोन एज द एंजियोस्पर्म्स, तो दो प्रकार के हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में ये पाया गया है कि वाटर पॉलिनेशन होती है, तो मोस्टली इन मोनोकॉट्स वाटर पॉलिनेशन बाय वाटर इज सीन, बट इट इज रेयर इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, और अगर होती भी तो है तो वो मोनोकॉट्स में ज्यादातर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। नाउ as against this you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plants such as algae, bryophyte and the pteridophyte, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, एल्गी होती है, दे रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, इनको पानी की जरूरत होती है सो एज टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। तो इनको वाटर की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। नाउ इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophytes and the pteridophyte that the distribution is limited because of the need of water for the transport of the male as well as the for the transfer of the male gametes as well as for the fertilization, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनको
जैसे मैंने आपको बताया पानी की जरूरत होती है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ओके, और फॉर कैरिंग आउट दी रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, वाटर की वजह से क्या होता है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वाटर में जो पोलन्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, और जो वाटर से भी जो पॉलिनेशन होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो दिस विल लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमीट्स। अब वाटर जो है वो मेल गैमीट्स को किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। सो देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट दिस गैमीट विल लैंड ऑन द स्टिग्मा and then fertilization will take place. So there are very less chance. ठीक है. Now some examples of water pollinated plants are Vallisneria, ठीक है, एंड हाइड्रिला. सो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और इसमें वाटर पॉलिनेशन इज सीन, ठीक है. तो आपका वेलिस्नेरिया होता है वो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, और हाइड्रिला जो होता है, ठीक है, ये सारे फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं. एंड देयर आर सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जूस्टरा. जूस्टरा में भी वाटर पॉलिनेशन ऑब्जर्व की गई है. Now, not all aquatic plants use the water for the pollination. सारे aquatic plants, ठीक है, they don't use water for the pollination. Now, in the majority of the aquatic plants, such as the water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of the water and are pollinated by insects or wind, as in most of the land plants. ठीक है, तो जैसे कि लैंड प्लांट्स में पॉलिनेटिंग एजेंट ज्यादातर आपके इंसेक्ट्स या विंड होते हैं, पर कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली. इसमें क्या होता है, जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो आपका सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है. दे एमर्ज अबव द लेवल ऑफ द सरफेस, वो सरफेस पे आते हैं, एंड देन दे आर पॉलिनेटेड बाय या तो इंसेक्ट्स या बाय द विंड, ठीक है. तो यहाँ पे वाटर से पॉलिनेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके या तो इंसेक्ट्स हैं या वाटर है. अब वेलिस्नेरिया में क्या होता है, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, एंड द मेल फ्लावर्स, ठीक है, और द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. तो देख सकते हैं वेलिस्नेरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो वाटर के सरफेस पर आते हैं, ठीक है. उसके बाद जो मेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो मेल फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे. दीज पोलन ग्रेन्स आर आल्सो रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन हो सकती है. उसके बाद पहले पॉलिनेशन होगी, फिर होगी आपकी फर्टिलाइजेशन. तो आपने देखा दोनों केसेस में जो फ्लावर्स हैं दे रीच दी सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है. वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में दे रीच अबव द लेवल ऑफ द वाटर, जितना वाटर का लेवल है उससे भी ऊपर चले जाते हैं. वेलिस्नेरिया में दे रीच द सरफेस ऑफ द वाटर. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर, और ये आपके हो गए मेल फ्लावर, ठीक है. नाउ मेल फ्लावर आपके क्या रिलीज करेंगे, पोलन्स. तो आप यहाँ पढ़ लेते हैं. तो दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स, ओके, and some of them eventually reach the female flowers and the stigma. So they are मतलब pollen grains. The pollens are carried passively by the water currents here, and then they eventually meet the female flowers, okay, and the stigma, and then they will undergo the fertilization. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल फ्लावर ये आपकी सरफेस पर जा रहा है, ठीक है. ये आपका मेल फ्लावर हो गया, मेल फ्लावर विल रिलीज द पोलन्स, ठीक है. ये आपका फिर पोलन्स दे विल इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा. क्लियर. ये आपका फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर में आपका होगा गाइनोशियम विच इज मेड अप ऑफ ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा. तो ये आपको स्टिग्मा दिखाया गया है यहाँ पे. तो द मेल फ्लावर दिस विल प्रोड्यूस द पोलन्स एंड इट विल अल्टीमेटली लैंड ऑन द स्टिग्मा. क्लियर. Now in another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flower remains submerged in the water and the pollen grains are released inside the water. ठीक है. तो हमने जैसे देखा था किसी किसी प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर दे रिमेन सबमर्ज इन दी वाटर, फ्लावर वाटर में ही सबमर्ज रहते हैं, और पोलन ग्रेन्स वो भी वाटर में रिलीज होते हैं, ठीक है. एंड देन द पोलन विल अल्टीमेटली, ओके, इट विल रीच द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर.
ठीक है. Now the pollen grain is in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water, and some of them reach the stigma and achieve the pollination. ठीक है. तो pollen grains किस प्रकार के होते हैं इसमें? तो they are long, they are ribbon-like. ठीक है. And they are carried passively, okay, by the water. ठीक है. And some of them may eventually land on the stigma, and this is how the pollination is achieved. ठीक है. Now in most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by the mucilaginous covering. ठीक है. तो pollen grains जो होते हैं उन पर एक mucilaginous covering होती है, and this mucilaginous covering this will protect the pollen grains from wetting. ठीक है. Now आगे चलते हैं अब. Now both wind and water pollinated flowers are not very colorful and they do not produce the nectar. ठीक है. तो ये जो नेक्टर होता है और जो कलरफुल आपकी जो पेटल्स होती हैं, ठीक है, ये सारे आपके अट्रैक्टेंट्स होते हैं. ठीक है. तो ये आपका नेक्टर हो गया. ओके. ये आपके कलर्ड पेटल्स हो गए या कलर फ्लावर्स हो गए. तो दीज आर दी अट्रैक्टेंट्स. अट्रैक्टेंट्स मतलब कि ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, उसको अट्रैक्ट करते हैं. अब जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, इनको कोई बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती. हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे डोंट रिक्वायर एनी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. तो ये सारे जो नेक्टर हैं, कलर्ड पेटल्स हैं, ओडर है, ओडर भी होता है, ये सारे आपके बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं. बट दीज विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स दे डोंट रिक्वायर एनी बायोटिक pollinators. That's why they are not producing any colorful flowers as well as nectar. इसकी वजह से ये नेक्टर और ये कलरफुल पेटल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है. व्हाट वुड बी द रीजन? हम रीजंस पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में. Now majority of the flowering plant use a range of animals as the pollinating agent. तो हमने पहले भी पढ़ा था, ज्यादातर जो pollination होती है it takes place by the biotic agents. तो bees हो गई, butterflies हो गई, आपकी flies, beetles, wasps, ant, moths, birds जैसे कि सनबर्ड और हमिंग बर्ड एंड बैट्स. दीज आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ठीक है. दीज आर द कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ठीक है. नाउ among the animal, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. So अगर हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करें तो आपकी जो बीज होती हैं, these are the most dominant and prominent biotic pollinating agents. सबसे ज्यादा पॉलिनेशन, ठीक है, आपकी बीज करती हैं अगर हम बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करें तो. इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक आपका फ्लावर है, ठीक है, विच इज इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर. तो इट इज कैरिंग द पोलन विद इट, एंड दिस पोलन, ओके, व्हेनेवर दिस, जब भी ये हनी, ये जो बी है, जब भी ये किसी फ्लावर पे लैंड करेगी, तब ये जो पोलन्स है इसको रिलीज कर देगी, और ये कुछ पोलन्स जो हैं फिर वो स्टिग्मा पर चले जाएंगे एंड देन इट विल जर्मिनेट. तो ऐसे होती है पॉलिनेशन. तो ये जो बीज होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उसके जो पैर हैं उन पे ये पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे लैंड करते हैं तब क्या होता है, दे विल रिलीज द पोलन्स, वो पोलन्स को वहां पे रिलीज कर देंगे, एंड देन द पोलन कैन लैंड ऑन द स्टिग्मा. ठीक है. पोलन्स आर डस्टेड बाय दिस मेथड, क्लियर, ऑन द स्टिग्मा. नाउ इवन लार्जर एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, जैसे कि लेम्यूर, आर्बोरियल यानी कि ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, or even reptiles such as gecko lizard and the garden lizard have also been reported as pollinators in some species. तो किसी किसी स्पीशीज में आपके जो बड़े साइज के एनिमल्स होते हैं, बड़े जानवर होते हैं, ठीक है, वो भी पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं. उदाहरण के तौर पर आपका हो गया प्राइमेट्स, जैसे कि लेम्यूर, हो गया आपके आर्बोरियल रोडेंट्स यानी कि ट्री ड्वेलिंग, क्योंकि ट्रीज पर रहते हैं. ठीक है. इसके अलावा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं. Now, often flowers of the animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species or animals.
ठीक है, क्लियर? जो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दे आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज और द एनिमल्स। ठीक है। Now majority of the insect pollinated flowers, they are large, they are colorful, they are fragrant and they are rich in nectar। ठीक है। तो ये सारे अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स हो गए आपके। तो जो बायोटिक एजेंट्स हैं वो नेक्टर को खाने आते हैं। ठीक है। और जब वो नेक्टर को खाने करते हैं देन दे ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स। ठीक है। दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द कलर ऑफ द पेटल्स, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द फ्रेग्रेंस, या आप बोल सकते हैं ओडर, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर। ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं दे ऑल्सो प्रोड्यूस द एडिबल पोलन ग्रेन्स। एडिबल पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि इंसेक्ट्स हैं वो नेक्टर को खाने आते हैं, उसी प्रकार से वो पोलन ग्रेन्स को भी खाते हैं। तो एडिबल पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ द प्लांट स्पीशीज। ठीक है, क्लियर? अब when the flowers are small, a number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous। ये भी एक प्रकार की अडेप्टेशन है। अगर फ्लावर जो है वो छोटे साइज के हैं तो क्या होता है, दे फॉर्म अ क्लस्टर। वो एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं विच इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस, जिसकी वजह से वो जो प्लांट्स हैं इज देन इजिली विजिबल। ठीक है, दे बिकम प्रोमिनेंट। ठीक है, तो दिस विल सपोर्ट द पॉलिनेशन। क्लियर? अगर फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होंगे तो पॉलिनेशन में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, दे क्लस्टर इनटू द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर, दे क्लस्टर इनटू द इन्फ्लोरेसेंस एंड देन दे आर इजिली ऑब्जर्वेबल, दे बिकम प्रोमिनेंट। ठीक है, एंड द बायोटिक एजेंट कैन लैंड ऑन देम एंड इट कैन कैरी आउट द पॉलिनेशन। नाउ एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स बाय कलर एज वेल एज द फ्रेग्रेंस, या आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं इसको। द फ्लावर्स pollinated by the flies and the beetle, they secrete foul odors to attract these animals। ठीक है, तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि फ्लाइज और बीटल से उनकी पॉलिनेशन होती है। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये एक बहुत ही फाउल स्मेल, ठीक है, फाउल ओडर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और ये जो ओडर होता है इससे ये जो फ्लाइज और बीटल्स हैं ये अट्रैक्ट होती हैं एंड देन द पॉलिनेशन कैन बी डन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इफ द does the foul odor produced by the flower it helps in the pollination or does it help in the attraction of the pollinating agents? तो आपका आंसर होगा yes, because flies and beetles they are attracted to this foul odor produced by the flower। अब आपका है to sustain the animal visits the flower have to provide rewards to the animals। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस एनिमल विजिट चाहिए कि कंटिन्यूअसली जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो फ्लावर को विजिट कर सकें, ठीक है, तो हमें कुछ फ्लावर को कुछ चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं जिसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड्स और अट्रैक्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्टर एंड दी पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो नेक्टर जो होता है वो इंसेक्ट्स दे फीड ऑन द नेक्टर। ठीक है, इसके अलावा एडिबल पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो दीज आर दी फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। नाउ फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma। ठीक है, तो जब भी जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो इन व्हेन दे फीड ऑन दिस नेक्टर or the edible pollen grains, then what they do, they come in contact with the anthers as well as the stamens। तो अगर वो एंथर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, फ्रॉम द एंथर्स द पोलन ग्रेन कैन स्टिक ऑन टू देयर बॉडी। ठीक है, एंड वेन एवर दे विल लैंड ऑन अनदर फ्लावर दे विल रिलीज दिस पोलन। ठीक है, और ये अगर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या करते हैं, अगर इस पे ऑलरेडी उनकी बॉडी पे पोलन जो ग्रेन्स हैं वो उसकी उनकी बॉडी पर मौजूद हैं, उसकी बॉडी पे स्टिक हैं, तो देन दे कैन रिलीज दी पोलन्स ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ द फ्लावर। ठीक है, नाउ द बॉडी ऑफ द एनिमल gets a coating of the pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers। ठीक है,
तो ये क्या कर रहा है, जब भी कोई भी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जब भी अपने रिवॉर्ड्स लेने आएंगे, यानी कि जब भी वो नेक्टर और जो एडिबल पोलन ग्रेन्स हैं उसको खाने आएंगे, उस पे फीड करने आएंगे, तब वो एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स दे आर जनरली स्टक ऑन द एनिमल बॉडी और द इंसेक्ट बॉडी, and whenever they land on the another flower, they can release the pollens. Okay, they can disperse the pollens. Now when the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it should bring about the pollination. तो pollination कैसे होती है, तो insects की body पे पहले से ही pollen grains attached हैं, और जब भी ये दूसरे flower पे land करेगा, ठीक है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि ओवरी स्टाइल स्टिग्मा जहाँ पे मौजूद है, देन इट कैन ब्रिंग आउट द पॉलिनेशन। ठीक है, नाउ इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर in providing safe places to lay eggs. For example, in that of the tallest flower of the Amorphophallus, the flower itself is about 6 feet in height. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अमॉर्फोफेलस का अगर आपने फ्लावर देखा होगा तो उसका फ्लावर बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, इट इज अराउंड 6 फीट इन हाइट। तो ये एक प्रकार का सेफ प्लेस की तरह एक्ट करता है टू ले दी एग्स। ठीक है, तो एग्स जो ये जो एनिमल्स हैं उनमें एग ले करने आते हैं, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, ऑफ एग लेइंग, दे आल्सो डिस्पर्स द पोलन्स, दे आल्सो ट्रांसफर द पोलन्स, ओके, टू दिस फ्लावर। ठीक है, या दे कैन कैरी द पोलन्स टू अनदर फ्लावर। ठीक है, नाउ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन a species of the moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant, they cannot complete their life cycle without each other. ठीक है, क्लियर। दूसरा उदाहरण है आपका मॉथ और यूका का, दोनों एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मॉथ जो है इट कैरीज आउट द पॉलिनेशन ऑफ द यूका प्लांट। Now the moth deposits its eggs in the locule of the ovary, and the flower in turn gets pollinated by the moth. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉथ जो है वो एग लेस करता है, ठीक है, इन दी लॉक्यूल ऑफ द ओवरी। ओवरी जो होता है, अगर आपको पता होगा, इट कंसिस्ट ऑफ द लॉक्यूल। ठीक है, तो जो मॉथ है वो एग ले करने आता है, एंड इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ओके, इट ट्रांसफर दी पोलन्स, और यू कैन से एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय दी मॉथ। ठीक है, नाउ द लार्वा ऑफ द माउथ moth come out of the eggs as the seeds start developing. Now why don't you observe, तो ये एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, ठीक है, यू हैव टू ऑब्जर्व द फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स: कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, कॉटन। ठीक है, टबैको, रोज, लेमन, यूकेलिप्टस और बनाना, इसके फ्लावर्स को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच एनिमल्स विजिट देम एंड वेदर दे कुड बी दी पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो आपको इन प्लांट्स के फ्लावर्स को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि कौन कौन से बायोटिक एजेंट्स, ठीक है, इस फ्लावर्स को अप्रोच करते हैं, विच बायोटिक एजेंट्स विजिट दीज फ्लावर्स। ठीक है, तो दिस विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स जैसे कि फ्लाइज हो सकती हैं, हनी बीज हो सकती हैं, ठीक है, कुछ और इंसेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स, ओके, विजिट दिस फ्लावर टू feed on the nectar or the edible fruits, or if they are attracted to the odor. ठीक है, now you have to be very patient and you have to observe the flowers over a few days and at different times of the day. तो आपको उन फ्लावर्स को रोज और डिफरेंट अलग अलग समय पर उनको ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, you could also try to see whether there is any correlation in the characteristic of the flower to the animal that visit. तो आपको ये भी देखना होगा क्या कोई कोरिलेशन है फ्लावर और जो एनिमल उसको विजिट करता है उसमें, क्या कुछ को वहाँ पे कोरिलेशन है। ठीक है, नाउ carefully observe any of the visitors come in contact with the anthers and the stigma, as only such visitors can bring out the pollination. ठीक है, now many insects they may consume pollens or the nectar without bringing out pollination. तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं
जो कि पोलन पे तो फीड करते हैं, नेक्टर पे भी फीड करते हैं, दे कंज्यूम दीज टू, ठीक है, पर वो पॉलिनेशन नहीं करते, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, सो सच फ्लोरल विजिटर्स दीज आर नोन एज द पोलन या नेक्टर रॉबर्स, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, ये पॉलिनेशन में तो मदद नहीं करते, पर दे कंज्यूम दी नेक्टर एज वेल एज दी एडिबल पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो कि कोई दूसरे जो बायोटिक एजेंट्स है वो उस पे फीड कर सकते हैं, वो उसके पॉलिनेशन कर सकते हैं, पर ये जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं ये सिर्फ फीड करते हैं, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दी पॉलिनेशन। अब ठीक है, now you may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your efforts, ठीक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite फ्लावर्स, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एंड द पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इन फ्लावर्स में आपकी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन विल बी प्रमोटेड, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होती रही देन इट विल रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देयर विल बी नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, सेल्फिंग ही होई जा रही है, एक ही जो जेनेटिक मेकअप था आपका, ठीक है, उसी के बीच में आपकी क्रॉसिंग होई जा रही है, तो दिस विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, एंड दैट प्लांट विल बी लेस अडेप्टेड टू द चेंजिंग environment, ठीक है। नाउ द फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं अब, ठीक है। हाउ दी प्लांट्स दे प्रमोट दी क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाउ दे डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। तो हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन क्या होती है, तो पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होनी होती है, ठीक है। तो किसी किसी स्पीशीज में क्या होता है, पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, यानी कि जो एंथर है और जो आपका स्टिग्मा है या तो पिस्टल है, वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं करते, दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। तो पहला आपका होता है प्रोटेंटरी। तो प्रोटेंटरी में क्या होता है आपका, वहां पर प्रोटेंटरी में आपका पहले स्टेमस मैच्योर कर जाता है, ठीक है, और प्रोटोगाइनी होता है, वहां पे आपका पिस्टल पहले मैच्योर कर जाएगा, ठीक है। तो दी बोथ ऑफ देम डोंट मैच्योर एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम पे मैच्योर नहीं करते देन self pollination will be prevented and it will promote the cross pollination. Now either the pollen is released before the stigma becomes receptive, ठीक है, या तो stigma becomes receptive much before the release of the pollen, ठीक है, clear? Now in some other species the anther and the stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उस केस में क्या होता है, जो आपके जो जो है आपके एंथर्स हैं और जो स्टिग्मा है उनकी पोजीशन अलग-अलग होती है। तो जो एंथर से जो पोलन रिलीज हुए वो स्टिग्मा पर लैंड नहीं कर पाते, बिकॉज़ द एंथर एंड स्टिग्मा दे आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है? तो दिस आल्सो प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? नाउ द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो सेल्फ पोलन होता है, ठीक है? इट इज यानी कि अपना ही जो पोलन होता है, सेल्फ पोलन, इट इज नॉट एबल टू, ठीक है, कैरी आउट द फर्टिलाइजेशन, को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन, मींस पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, ठीक है, और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन और द पोलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ कंपैटिबिलिटी एंड इट विल प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में they have either the male reproductive structure or female reproductive structure, so this will also prevent the cross pollination, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। नाउ इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, ठीक है, इट विल प्रिवेंट द ऑटोगैमी बट नॉट द डोनोगैमी। तो मोनोशियस प्लांट्स क्या होते हैं?
ठीक है, जहाँ पे आपके मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी ऑटोगैमी तो आपकी प्रिवेंट हो जाएगी, पर निटोनोगैमी को वो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि निटोनोगैमी क्या था? ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जैसे पपाया, उसमें मेल और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायोशियस कंडीशन। अब डायोशियस, ठीक है, डायोशियस कंडीशन, तो डायोशियस कंडीशंस में आपके मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट एंड दिस विल आल्सो प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अब दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड निटोनोगैमी। ठीक है, तो डायोशियस प्लांट्स में ऑटोगैमी और निटोनोगैमी नहीं हो पाती, तो इसमें क्या होगी? आपकी जीनोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर? तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन किस किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमने ऑटोगैमी, निटोनोगैमी और जीनोगैमी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा और आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।